हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से। अक्टूबर का करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम का सेशन है। ये वीडियो अच्छा लगेगा लाइक आपको करना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। आपको देख करके पता चल जाएगा कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं। अगर सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना आपको पक्का से करना ही करना है, मतलब भूलना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करेंगे, तभी तो नोटिफिकेशंस आएंगे। जो भी एग्जाम रेलेवेंट वीडियो हम अपलोड करेंगे उन सबका एग्जाम्स आने वाले हैं, वो भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। सेशन में एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अच्छे बच्चे की तरह सारे के सारे क्वेश्चन याद करने की कोशिश करिएगा। अगर मैं नोबेल प्राइज पढ़ा रही हूं तो नोबेल प्राइज लॉरिएट्स के नाम मुझे पता है। वीडियो देखते ही एक साथ याद हो जाए थोड़ा मुश्किल है, बट मैं ट्राई जरूर करूंगी। 4-5 बार आपको नाम जबरदस्ती बोलती जाऊंगी ताकि शायद कुछ थोड़ा सा याद रह जाए आपको। ट्राई मैं जरूर करूंगी सब याद कराने का, लेकिन आपको बता रही हूँ आपको सारा सेशन जितना भी है इंपॉर्टेंट नोट्स, जहां पर आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं वहां पे इन क्वेश्चंस को लिखिएगा। ये सेशन हिंदी मीडियम में है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और हर बार बोलती भी रहती हूँ। हिंदी मीडियम के अलावा हम सेशन कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड करते हैं। तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम जो सेशन है, दैट सेशन इज प्राइमरली फॉर आवर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स। दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज फॉर आवर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स। अगर आपको लैंग्वेज हिंदी कंफर्टेबल नहीं है, स्विच टू द इंग्लिश मीडियम सेशन दैट इज देयर इन द प्लेलिस्ट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। ओके, पहला क्वेश्चन हम यहां से स्टार्ट करेंगे फ्रेंच ओपन से। तो फ्रेंच ओपन अभी हुआ थोड़े दिन पहले, आपको मैं यूएस ओपन पढ़ा के हटी हूं। तो फ्रेंच ओपन में अब क्या डिफरेंट हुआ है? अब जब फ्रेंच ओपन हो गया है, विनर्स डिक्लेयर हो गए हैं, तो अब मेन सिंगल्स आएगा, वुमेन सिंगल्स आएगा, अब यहाँ पर वुमेन्स डबल्स भी आएगा और मेन्स डबल्स भी आएगा। तो विनर्स की बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राफेल नडाल से। तो राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, ये विनर बने हैं। मेन सिंगल्स का टाइटल इन्होंने जीता है। फ्रेंच ओपन की बात मैं कर रही हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। मैं कह रही हूं फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल कहां के हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो ही इज वेरी फेमस, बट कभी कभी नेशनैलिटी भूल जाती है। अब कोई स्पेन और सर्बिया और सारे ऑप्शन डाल दे एक साथ तो कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए राफेल नडाल स्पेन के हैं। हराया है नोवाक जोकोविक को। नोवाक जोकोविक जो है वो रनर अप रहे, और ये सर्बिया के हैं। उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने राफेल, सीधी बात है। लेकिन आपको बता दूं नोवाक जो है इस बार नहीं जीत पाए हैं, लेकिन फेमस तो बहुत हैं ये भी। और कितने मेंस टाइटल, मेन सिंगल्स टाइटल है जो ये जीत चुके हैं। वुमेन सिंगल्स के ऊपर जरा आप चलते हैं। यहां पर वुमेन सिंगल्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बता दूं, जब मैंने कहा ईगा स्वियाटेक, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्होंने वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता। आप कहेंगे यहाँ पे ये हमें पता है और हम कुछ पहले बातें सुन भी चुके हैं। आपको बता दूं ईगा स्वियाटेक शायद नाम ना आए, नेशनैलिटी आ जाएगी, क्योंकि आपको ये भी बता दूं उसका कारण भी क्या है। पोलैंड से ज्यादा विनर्स नहीं दिखते हैं। ये बात है ऐसी, आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि पोलैंड से ज्यादा आपको विनर्स दिखते नहीं है। इसलिए आपको बता दूं ईगा स्वियाटेक की नेशनैलिटी पूछी जा सकती है। आपको ये खुद भी समझ में आ रहा होगा, जो मैं कह रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। आप पोलैंड रेयर पढ़ते हो, तो विमेन सिंगल जो है ईगा स्वियाटेक पोलैंड की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हराया है सोफिया केनिन को, और सोफिया केनिन यूएसए की है। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे बात करेंगे मेन्स डबल्स की। तो मेन्स डबल्स में केविन क्राविट्स और हम कह रहे हैं एंड्रियास मीस और केविन क्राविट्स जो है, इन्होंने मेंस डबल्स का टाइटल जीता है। केविन और एंड्रियास ने हमने कहा मेंस डबल्स का टाइटल जीता है मेट पाविक और ब्रूनो सुआरेस को हरा करके केविन और एंड्रियास जीत गए। विमेन्स डबल्स की तरफ चलते हैं। अब बात करेंगे टीमिया और क्रिस्टीना की। टीमिया बाबोस, क्रिस्टीना लैडिनोविक, बहुत फेमस जोड़ी है। इनके बारे में भी हम जानते हैं, क्योंकि मैं आपको खुद कितनी बार टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना लैडिनोविक का नाम पढ़ा चुकी हूं। तो टीमिया और क्रिस्टीना इन्होंने जीता है हरा करके एलेक्सा और डेसिरे को। एलेक्सा गुआराची और मैं कह रही हूं डेसिरे क्रॉसिक। तो हम कह रहे हैं एलेक्सा और डेसिरे को हरा करके टीमिया और क्रिस्टीना जीत गई। अब यूएस ओपन की एक बात याद करिए। जब मैंने आपको बोला सीक्वेंस पे जब मैं पढ़ा रही होती हूं तो दिमाग में सबके आता है कि अब मैम मिक्स डबल्स पढ़ाएंगी। यूएस ओपन में मिक्स डबल्स नहीं हुआ था,
फ्रेंच ओपन में भी मिक्स डबल्स हुआ ही नहीं है। मिक्स डबल्स की बात करें तो हम कह रहे हैं एक फीमेल खिलाड़ी होता है और एक मेल खिलाड़ी होता है, तभी उसे मिक्स डबल्स कहा जाता है। इस बार यहाँ पर फ्रेंच ओपन में भी मिक्स डबल्स नहीं खेला गया। अब बात करेंगे नोबेल प्राइज की, तो जल्दी से नोबेल प्राइज विनर्स की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नोबेल प्राइज स्टार्ट करेंगे और थोड़े से और मुश्किल नाम पढ़ेंगे जो आज आपको सीखने में और याद करने में पक्का मुश्किल होने वाली है। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी से स्टार्ट। तो फिजियोलॉजी मतलब मैं मेडिसिन की बात कर रही हूँ, इसलिए आप देखिए बोर्ड पे मैं दोनों लिख दिया है मैंने, आपको हर जगह पे दोनों ही लिखा हुआ मिलेगा। तो फिजियोलॉजी और हम कह रहे हैं मेडिसिन, फिजियोलॉजी अंग्रेजी वाला, और तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में हम बात कर रहे हैं हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और साथ में हम बात कर रहे हैं चार्ल्स एम राइस की। तो आपकी स्क्रीन पे भी नाम आ रहे हैं, हार्वे, माइकल और चार्ल्स, हार्वे, माइकल और चार्ल्स, हार्वे, माइकल और चार्ल्स हम कह रहे हैं इन्हें मिला है फिजियोलॉजी के लिए, फिजियोलॉजी में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए नोबेल प्राइज। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या है, तो कंट्रीब्यूशन है डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। अभी तक आपको लग रहा होगा हम तो हेपेटाइटिस बी ही सुनते आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम हेपेटाइटिस सी की बात कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल, हेपेटाइटिस सी वायरस जो है उसकी डिस्कवरी की है, हम कह रहे हैं हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस ने। अब बात करते हैं हम आगे बढ़ के केमिस्ट्री की, और इनमें जो कंट्रीब्यूशन किया है दो इमैनुअल और जेनिफर महिलाओं ने। तो इमैनुअल शार्पेंटियर हम कह रहे हैं इनका नाम है, और हम कह रहे हैं जेनिफर ए डूडना, हम कह रहे हैं इनको मिला है केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज। और जो जेनिफर और इमैनुअल का कंट्रीब्यूशन है वो है डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्पर-Cas9। क्रिस्पर-Cas9 क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन नाम से ज्यादा इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि ये जीनोम एडिटिंग मेथड है जिसका डिस्कवरी, जिसका डेवलपमेंट किया है इमैनुअल और जेनिफर ने। दोबारा सुनिए, इमैनुअल और जेनिफर नाम इंपॉर्टेंट है, हम अनडाउटेडली कह रहे हैं तभी मैंने लिखा है, लेकिन आपको बता दूं कई बार नाम आ जाता है, वो पूछते हैं कि इनमें से उन्होंने किस चीज को डिस्कवर किया या डेवलप किया। तो हम कह रहे हैं इन्होंने डेवलप किया है क्रिस्पर-Cas9 को। क्रिस्पर-Cas9 क्या है, बेसिकली ये जीनोम एडिटिंग मेथड है, केमिस्ट्री में इन दोनों को मिला है नोबेल प्राइज। अब बात करते हैं हम लोग आगे बढ़कर लिटरेचर की। तो लिटरेचर में एक पोएटेस की बात करते हैं, हम एक कवियत्री की बात कर रहे हैं जिनका नाम है लुई ग्लक। तो हम कह रहे हैं लुई ग्लक जो है कहाँ की हैं, ये यूएसए की हैं। तो लुई ग्लक जो है इन्होंने इतना बढ़िया जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उस कंट्रीब्यूशन में ये कुछ किताबें आपके सामने हैं। वो किताबें कौन सी हैं, तो हम बात कर रहे हैं, मतलब इनका इंपॉर्टेंट काम है ये बेसिकली, तो वाइल्ड आयरिस है ये, और हम कह रहे हैं द हाउस ऑन मार्शलैंड है। पहले एक बात बताऊं, कंट्रीब्यूशन अगर किसी का देखा जा रहा हो तो ऐसा नहीं होता कि हम कह रहे हैं कि सिर्फ उतना ही लिखा है, प्लीज समझिए। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा, जो उनके काम इंपॉर्टेंट लगे, जो भी उन्होंने लिखा है वो इंपॉर्टेंट काम यहाँ है। अगर आप और पढ़ना चाहें, आप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनकी और इंपॉर्टेंट इनके काम देखना चाहें तो आप खुद सर्च करके भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट वर्क्स में यहाँ पर हम कह रहे हैं वाइल्ड आयरिस, द हाउस ऑन मार्शलैंड, एवर नो, फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट, मेडो, लैंड्स, प्रूफ्स एंड थियरीज। अब कुछ बच्चे हैं ना जो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट और रिजिड बने हुए होते हैं, तो वो बोल रहे होते हैं कि वर्क का प्लूरल वर्क्स नहीं होता। एक बात बता दूं, यहाँ पर वर्क का प्लूरल वर्क्स हुआ है, और वर्क का प्लूरल वर्क्स उस केस में हो पाता है जब हम बात कर रहे होते हैं बुक्स की, किताबों की, किसी राइटर के, किसी पोएट के काम की हम बात कर रहे हैं, तो वहां वर्क का प्लूरल वर्क्स हम कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है किसका, लुई ग्लक का, जो यूएसए की है, जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज फिजिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना फिजिक्स वाला। अब यहाँ पर ज्वाइंटली रिसीव्ड बाय रॉजर पेनरोस, और हम कह रहे हैं राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रियास गेस। एंड्रिया गेस हम कह रहे हैं
राइनहार्ड गेंजिल और साथ में रॉजर पेनरोज। अब थोड़ा सा ना इनके बारे में पढ़िए कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा अगर आप इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको तो पढ़ने में मजा भी आने वाला है। कंट्रीब्यूशन किस चीज का? डिस्कवरिंग दैट ब्लैक होल इंफॉर्मेशन, ब्लैक होल फॉर्मेशन। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर इज अ रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या कंट्रीब्यूशन है? डिस्कवर किया है ब्लैक होल, ये समझिए। हम कह रहे हैं यहाँ पर और क्या है? फॉर्मेशन हो रहा है किस चीज का? एक रोबस्ट, एक मजबूत प्रेडिक्शन है किस चीज की? ऑफ द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी की जनरल थ्योरी है, रोबस्ट प्रेडिक्शन है उसका, तो हम कह रहे हैं ब्लैक होल को डिस्कवर किया, ये कंट्रीब्यूशन है रॉजर पेनरोज का। अब जब बात करेंगे राइनहार्ड गेंजिल की, राइनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज की, तो इनका कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने डिस्कवर किया है सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट, बहुत बड़ा, जाइगैंटिक, सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट कहां पे इन्होंने डिस्कवर किया है? सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी के सेंटर में इन्होंने एक सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया है। इसके लिए इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है, राइनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज को। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब बात करते हैं पीस प्राइज की, मतलब नोबेल प्राइज पीस में भी तो मिलेगा ना। तो पीस के लिए किसको मिला है? यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। जी, मतलब आप ये समझिए कि अब हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात करने लग गए, क्योंकि इंडिविजुअली किसी पर्सन को नहीं दिया गया है, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कलेक्टिवली पूरे तरीके से दिया गया है। कंट्रीब्यूशन क्या है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का? क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, किस चीज में कंट्रीब्यूट किया है? हंगर जो है वो कम करने में, और सीधी बात है पीस की तरफ हाथ बढ़ाया है, पीस का हाथ बढ़ाया है, पीस के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। और सीधी बात है ना, फूड प्रोग्राम बोला है तो फूड प्रोग्राम वाले को मिल रहा है, क्योंकि सीधी बात है हंगर कम की है बहुत सारी जगहों पे। और आप कितने वार्ड्स देख रहे होते हैं या कितने ऐसे एरियाज देख रहे होते हैं जहां पे ड्राउट होता है। तो यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कंट्रीब्यूशन के लिए उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? फॉर इट्स एफर्ट्स टू combat hunger, fight hunger, and to better conditions and to make conditions better for peace। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इस बार ज्यादा है पढ़ने के लिए, आपको बता दूं, लेकिन आपको बता रही हूं कि इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये देख लीजिएगा आप। हर हाल में आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं आज के सेशन में। बहुत सारे सोर्सेज से इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, एक वीडियो देख लेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही आ जाएगी। एग्जाम देने जाएंगे, मुझे फीडबैक जरूर देना है अपने, वेट करूंगी मैं आपके फीडबैक का, कितने क्वेश्चंस कराए हुए आए। तो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं हम लोग पॉल आर मिलग्रोम की। तो पॉल आर मिलग्रोम और साथ में रॉबर्ट डी विल्सन। इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड है उसे हम कह रहे हैं स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज भी कहते हैं। अभी थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन आपको बता दूं एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, आ जाता है कई बार कि अगर इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है तो उसे क्या कहा जाता है, इसीलिए नाम लिखा है स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज। पॉल और रॉबर्ट को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। कंट्रीब्यूशन क्या है? इंप्रूव किया है। क्या इंप्रूव किया है? इंप्रूवमेंट टू ऑक्शन थियरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। ऑक्शन थियरी अगर सिर्फ इतना भी याद कर लोगे तो भी याद हो जाएगा, क्योंकि ऑक्शन फॉर्मेट और ऑक्शन थियरी एक ही बात हम कहना चाह रहे हैं, आप रिलेट कर पाओगे। तो ऑक्शन थियरी के लिए पॉल और रॉबर्ट को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। अगला क्वेश्चन। अब बात करते हैं न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। रामविलास पासवान की हाल फिलहाल डेथ हो गई है, तो ये आपको पता है, जो मैं आपको बता रही हूँ लोक जनशक्ति पार्टी के थे वो, प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि हाल फिलहाल डेथ हुई है। पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक जनशक्ति पार्टी। अच्छा, बीजेपी एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान, जिनकी अभी डेथ हुई है। आपको बता दूं उन्हीं का जो मंत्रालय था, उन्हीं की जो मिनिस्ट्री थी, उसे पीयूष गोयल को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है संभालने के लिए, कि कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर कौन? पीयूष गोयल। न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई दिनेश कुमार खरा। तो दिनेश कुमार खरा जो है ये बन गए हैं एसबीआई के चेयरमैन। थोड़ा इंपॉर्टेंट बैंक है इसलिए जान लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं एम राजेश्वर राव। अगला क्वेश्चन।
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, कितनी सारी चीजें अनचेंज्ड ही हैं, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि जब बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आता है तो सारे के सारे रेट्स आपको रिवाइज करने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करेंगे पीछे वाली रेट्स कई बार देखिए चेंज भी हो जाती हैं। जब चेंज नहीं हुई है, मैंने थोड़ा लिखा भी है अनचेंज, जरा देखिए रेपो रेट 4% है, चेंज नहीं है। रिवर्स रेपो है 3.35% का, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आया है। कैश रिजर्व रेशो पढ़ते जाइए 3% है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18% है। रेपो 4, रिवर्स रेपो 3.35, सीआरआर 3%, 18% का एसएलआर। अगला पॉइंट जरा देखिए क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25%, इसमें भी चेंज नहीं है। बैंक रेट भी 4.25%, इसमें भी चेंज नहीं है। ये अनचेंज है, जो चले आ रहे थे वही के वही रखे हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टैंस है वो अकोमोडेटिव है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला पॉइंट क्या है। अच्छा, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में कुछ और बातें डिस्कस की गई हैं और वो क्या है। अब बैंक जो है को ओरिजिनेशन मॉडल को हम यहाँ पर हाईलाइट करते हुए आपको एक बात बताते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। को ओरिजिनेशन मॉडल जो है इसमें बैंक करता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, लेकिन यहाँ पे को ओरिजिनेशन मॉडल में हम कह रहे हैं फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक्सटेंडेड टू, मतलब एनबीएफसीज को भी और साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और एनबीएफसीज ये कह रहे हैं को ओरिजिनेशन मॉडल में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ये भी भाग लेंगी, कोलैबोरेट करेंगी, एक साथ ये लेंड कर पाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर में। कौन? बैंक्स, एनबीएफसीज। एनबीएफसीज में एचएफसीज भी इंक्लूडेड है, अगर नहीं समझ में आया है। लेंड करना मतलब उधार देना है। बैंक उधार देता है, लोन देता है, तो जब लोन देता है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर तो ये कह रहे हैं कि एनबीएफसी भी को ओरिजिनेशन मॉडल के तहत मिल करके बैंक के साथ कोलैबोरेट करके लेंड कर पाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर को, मतलब लोन दे पाएंगे। नीचे वाला पॉइंट पढ़िए, शायद इससे ज्यादा क्लियर होगा। ऑल एनबीएफसीज, ये वाला, ऑल एनबीएफसीज विल बी अलाउड टू कोलैबोरेट। सारी एनबीएफसीज को, पहले कुछ थी, अब मैं वो बात नहीं करूंगी, नहीं तो फिर अब खिचड़ी पक जाएगी, अब कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो मैं कह रही हूँ ऑल एनबीएफसी, सारी एनबीएफसीज, इसके अंदर एचएफसीज भी इंक्लूडेड हैं, इनको अलाउ किया गया है कि कोलैबोरेट करें बैंक्स के साथ ताकि ये क्या कर पाए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कर पाए। अगला पॉइंट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर और भी बातें आ रही हैं, और इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं। अब डोमेस्टिक, कमर्शियल और फॉरेन बैंक्स की बात करें तो पहले एग्जांपल बैंक का दूं, आईसीआईसीआई की बात कर रहे हैं, कोटक महिंद्रा की बात कर रहे हैं, तो हम डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं। फॉरेन बैंक की बात कर रहे हैं, जैसे हम एचएसबीसी की बात कर रहे हैं, सिटी बैंक की बात कर रहे हैं, तो ये फॉरेन बैंक्स हैं। तो कह रहे हैं कि लिमिट वाली बात हो रही है कि अगर 100 रुपए लोन देते हैं तो उसमें से 40 रुपए जो लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंड करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा, क्या बात चल रही है, तो 40% ऑफ एएनबीसी। एएनबीसी का मतलब है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब इसको ना थोड़ा सा तोड़ के पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम कह रहे हैं कि बैंक जो क्रेडिट देता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट में, उन 4 वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए। हम कह रहे हैं बैंक जो क्रेडिट देता है, मतलब बैंक जो लोन देता है, उसका जो नेट है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि अगर 100 दिया है तो उसमें से 40 प्रायोरिटी सेक्टर को दिया जाएगा। लेकिन 40 किसके लिए है? 40 सबके लिए तो नहीं है। आप देखो ना यहाँ पे लिमिट जो है वो कुछ अलग ही लिखी हुई है। तो हम कह रहे हैं कि डोमेस्टिक बैंक है 40 ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, बैंक जो लोन देता है उसका नेट की बात हम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है ये। हम कह रहे हैं 40% ऑफ एएनबीसी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में, फॉरेन बैंक्स के लिए भी 40% है। और अगर हम बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स की, साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, तो हम कह रहे हैं कि ये जो रीजनल रूरल बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, इनके लिए भी तो कुछ लिमिट होगी ना। अगर 100 रुपए लोन देते हैं किसी को तो उसमें से 75%, 75% ऑफ एएनबीसी इनको प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। अपने लोन का 75% प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। ये एएनबीसी का 75% का मतलब ये है।
प्रायोरिटी, अब यहाँ पर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं। तो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में हम कह रहे हैं 40% है ANBC। अच्छा, पता है यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को लगने लगेगा कि हमने पढ़ा है ये अमाउंट है या ये परसेंट है। आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, अभी 40% ऑफ ANBC है कि 100 में से 40% ही प्रायोरिटी सेक्टर को देना है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। लेकिन अगले साल मार्च 2021 की बात करें तो तब लिमिट बढ़ा के 45% हो जाएगी कि हर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर में 45% का लोन देना ही होगा। ठीक है, लेकिन ये लिमिट बढ़ा दी जाएगी। और कितनी बढ़ा दी जाएगी ये सोचो आप, 2024 तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अपने ANBC का 75% प्राइमरी सेक्टर को लोन देना पड़ेगा। ये बात RBI की वेबसाइट पे दी हुई है। अगर आप चाहो तो इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो। मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए जो मैंने आपको कहा एग्जाम में आने वाले हैं। 40% डोमेस्टिक और फॉरेन बैंक्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में, 75% RRBs और SFBs के लिए, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए मैंने क्या बताया, अभी 40 है, अगले साल 45 हो जाएगा। लेकिन 2024 में इनको क्या कहा जा रहा है कि अपना 75% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में लोन दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्विस टू बी मेड अवेलेबल राउंड द क्लॉक। अच्छा, ये राउंड द क्लॉक कोई सर्विस है तो हम कह रहे हैं RTGS को भी, ऐसा नहीं कोई और सर्विस नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हाल फिलहाल जिसको किया गया है वो RTGS है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है RTGS। तो अच्छा, NEFT करते हो आप, IMPS करते हो ना, जब आप कहीं पर पे करते हो तो RTGS भी करते होगे। तो RTGS में लेकिन आपको बताऊं कि मिनिमम अमाउंट जो है वो 2 लाख का होगा, उससे कम में RTGS कम की होगी नहीं यहाँ पर। लेकिन अगर अपर लिमिट की बात करें कि आपके पास, आपको बहुत सारे पैसे किसी को भेजने हैं तो RTGS आप कर सकते हो, क्योंकि अपर लिमिट कोई है नहीं। क्वेश्चन ये आएगा, याद रखिएगा, दोबारा बोल रही हूँ, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS है। हम कह रहे हैं राउंड द क्लॉक जिस सर्विस को अवेलेबल कराया जाएगा दिसंबर 2020 से वो RTGS होगी। मिनिमम वैल्यू RTGS का 2 लाख है, अपर लिमिट कोई है नहीं। RBI ने अनाउंस किया है ऑन टैप TLTRO। TLTRO जो होता है वो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस है। जब बैंक रेपो ऑपरेशंस कंडक्ट कराता है तो बैंक लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। RBI लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, बैंक्स को लोन देता है। रेपो ऑपरेशंस है, इसका मतलब RBI क्या कर रहा है, रेपो ऑपरेशंस मतलब RBI बैंक्स को लोन दे रहा है और ज्यादा पैसा देगा, सीधी बात है। क्यों दे रहा है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना है। लिक्विडिटी मतलब हमने मनी इन सर्कुलेशन बढ़ाना है। लिक्विडिटी का मतलब बच्चों को नहीं पता होता है कई बार, मैं इसीलिए आपको ये बोल देती हूँ, कहीं आपको ये ना लगने लगे कौन सी आसान बात होगी बीच में। लिक्विडिटी तो सबको पता है। तो लिक्विडिटी उन बच्चों के लिए जिनको लिक्विडिटी पता नहीं है, हम पैसे की बात कर रहे हैं जो सर्कुलेशन में पैसा है हमारी इकोनॉमी में, हम कह रहे हैं उस लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए RBI जो है लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए हम कह रहे हैं ये उधार देता है। ऑन टैप जरूरत है, सीधी बात है। तो RBI ने अनाउंस किया है ऑन टैप टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म का मतलब 3 साल जो है वो उसका टेनर है, टेन्योर है, उसका टर्म है, उसका ड्यूरेशन है। तो हम कह रहे हैं स्कीम का जो हम बात करें वर्थ कितना है, कितना पैसा जो है पंप इन किया जाएगा इकोनॉमी के अंदर, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो 1 लाख करोड़, इतना बड़ा अमाउंट, 1 लाख करोड़ जो है वो स्कीम का वर्थ है RBI की इस ऑन टैप TLTRO स्कीम का। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल। अब ये क्वेश्चन आप जानते हैं पक्का से आने वाला है। रुद्रम 1 नाम है इसका। तो इंडिया की पहली इंडिजिनस, इंडिया में बनी एंटी रेडिएशन मिसाइल। कुछ अलग सुन रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा होगा, बिल्कुल। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये रुद्रम 1, इंडिया की अपनी बनाई हुई। और रुद्रम 1 की जब हम बात करें, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इंडिया ने खुद ही बनाया है इसको। तो रुद्रम 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो रुद्रम 1 इज एन NGRAM मतलब न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल।
ऐसा लिख देंगे और आप थोड़ा सा घबरा जाओगे कि ये तो कुछ बताया ही नहीं था। एनजीआरएएम क्या होता है? तो एनजीआरएएम कुछ नहीं है, न्यू जनरेशन, एनजीआरएएम हम यहाँ पे कह रहे हैं, एनजीआरएएम न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये रुद्रम 1। टेस्ट फायर किया गया है, इसको टेस्ट फायर किया गया है कहां से? हम कह रहे हैं सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से इसको टेस्ट फायर किया गया है। किसको? रुद्रम 1 को, सुखोई 30 MKI से। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए। अच्छा, शौर्य का नाम आप पहले भी बहुत बार सुन चुके हो, तो शौर्य की बात दोबारा करते हैं कि न्यूक्लियर केपेबल है ये, हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसकी बात हम अब कर रहे हैं कि वो सरफेस टू सरफेस है, हाइपरसोनिक है, न्यूक्लियर केपेबल है। हम कह रहे हैं इसे टेस्ट फायर किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, और एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कहां पर है? उड़ीसा में है। दोबारा बोल रही हूँ, सुनिए। शौर्य के बारे में अगर ये बोला जाए कि अभी इसे टेस्ट फायर किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, वो कहाँ है? तो वो उड़ीसा में है। ये भी पूछा जा सकता है कि शौर्य क्या है, मतलब किस तरह का ये मिसाइल है। तो आपको बता दूं, ये सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये शौर्य। अब बात करें शौर्य की, तो शौर्य जो है इज द लैंड वेरिएंट ऑफ K-15 मिसाइल। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि शौर्य क्या है? लैंड वेरिएंट है। किसका लैंड वेरिएंट है? लैंड वेरिएंट है K-15 मिसाइल का। अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया टू बिल्ड अ $6 बिलियन रिफाइनरी इन म्यांमार। कितना पैसा लगा रहे हैं जरा देखिए। तो पड़ोसी म्यांमार, अब इनके बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा कि इनकी स्टेट काउंसलर होती हैं एक, और इनमें एक प्रेसिडेंट हुआ करता है, तो वो प्रेसिडेंट का नाम भी आपको बताऊंगी। लेकिन टू बिगिन विद, इंडिया जो है वो $6 बिलियन का एक रिफाइनरी बना रहा है। कहां पर बना रहा है? म्यांमार में बना रहा है, जिसके प्रेसिडेंट है विन मिंट इसके प्रेसिडेंट है, और ऑंग सांग सू की जो है, ये बहुत ही फेमस है वैसे भी, स्टेट काउंसलर है ये म्यांमार की। तो ऑंग सांग सू की स्टेट काउंसलर है ये म्यांमार की। इंडिया फोर्जेस अ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद डेनमार्क। अब यहाँ पर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेनमार्क के साथ भी स्टार्ट करने की बात की जा रही है। और हम कह रहे हैं इसके जो पीएम, इनकी जो पीएम है वो है मेटे फ्रेडरिक्सन। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको मेटे फ्रेडरिक्सन का नाम पढ़ाया था। तो डेनमार्क के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फौज किया है इंडिया ने। मेटे फ्रेडरिक्सन इसकी क्या है? प्रधानमंत्री हैं डेनमार्क की। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अब इंटरनेशनल टाइज के बाद डेज कुछ इंपॉर्टेंट अक्टूबर के, तो वर्ल्ड फूड डे पढ़ लेते हैं सबसे पहले। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका थीम रखा गया ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। ये था वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर का थीम। इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये ऑब्जर्व किया जाता है 11 अक्टूबर को, और 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार का थीम क्या था? माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। थीम क्या था? माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का थीम। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ डे अभी तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप देख ही रहे कितनी बातें आप न्यूज चैनल्स में मेंटल हेल्थ के बारे में सुन ही लेते हैं। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी खत्म करनी है तो इंटरनेशनल डे है इसके लिए भी 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है ये दिन। अगला क्वेश्चन देखिए। लेबर कोड बिल पास किया गया। अभी आप जानते हैं कुछ बिल्स पास किए गए हैं, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर जो बिल्स हैं वो बेसिकली कौन कौन से बिल्स हैं ये जरा देखते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन जरा गैदर करते हैं। तो पहले आपको बताएं, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो है वो है संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार जो है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडिपेंडेंट चार्ज है। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब ही यही होता है कि इनके ऊपर कोई और मिनिस्टर है नहीं उस मिनिस्ट्री के अंदर। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट
लेबर और एम्प्लॉयमेंट के संतोष कुमार गंगवार। अब जब बात आगे बढ़ाएंगे तो बिल्स की बात करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो पहला जब स्टार्ट करेंगे जो लेबर कोड बिल पास किया है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये 3 बिल्स हैं जिन्हें पास किया गया है। लेबर कोड बिल जो है इन्हें पास किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ जरा देखते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड की, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में हम कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, अभी जो मैंने प्रीवियसली आपको पढ़ाया है, जब मैं बात कर रही थी यहाँ पर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाले इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 की जिसको पास किया गया है, तो 2020 में जिसको पास किया गया उसमें क्या आप देख रहे हैं। तो आपको बता दूं, जो पुराने 3 रूल्स है, पुराने 3 एक्ट्स हैं, उसको क्लब करके उसको कंबाइन करके ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी बातें इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में आ रही हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 वाला, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 वाला और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 वाला। अब ये तीनों के तीनों कंबाइंड फीचर्स हैं इसके इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के, जिसको अभी पास किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एयर इंडिया 1 हाईटेक एयरक्राफ्ट एक्वायर्ड फ्रॉम यूएसए। तो बोइंग 777, इसका नाम हम वैसे भी बहुत सुनते रहते हैं। तो बोइंग 777 है, इसे इंडिया ने एक्वायर किया है यूएसए से। और हम क्या कह रहे हैं इसको, हम कह रहे हैं एयर इंडिया ने एक्वायर किया है, मतलब एयर इंडिया ने एक्वायर किया है, इंडिया ने एक्वायर किया है। तो एयर इंडिया 1 हाईटेक एयरक्राफ्ट है बोइंग 777, जिसे एक्वायर किया गया था यूएसए से। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। बोइंग B 777 था वो। नौगढ़ रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बहुत ही बड़ी बात की गई है, तो आप ये समझ ही पा रहे होंगे खुद ही। तो उत्तर प्रदेश में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और मिनिस्टर ऑफ रेलवेज पीयूष गोयल हैं। अब आप कहेंगे कि मिनिस्टर ऑफ रेलवेज क्यों आ गए, क्योंकि रेलवे स्टेशन का नाम बदला है ना बच्चों। तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया है। पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनफिनिश्ड इज द मेमोयर ऑफ, हम कह रहे हैं अनफिनिश्ड इज द मेमोयर ऑफ प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड। अब यहां से अनफिनिश्ड पे हम रैप अप कर रहे हैं। अगर आपको भाषा समझ ना आई हो तो इंग्लिश मीडियम के सेशन पे स्विच करिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा बच्चों। थैंक यू सो मच।